फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इंडियन राइटर मुल्क राज आनंद की शॉर्ट स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और कार्टून्स की हेल्प से काफ़ी सिंपल और डिफरेंट वे में इसे समझाने की कोशिश करूंगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एक बार स्टोरी के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस स्टोरी में यह बताया गया है कि गांव में अपर कास्ट अमीर लोग लो कास्ट गरीब लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। यह उन लो कास्ट गरीब लोगों को उनकी कास्ट के बेस पर जज करते हैं, ना कि उनके कैरेक्टर, टैलेंट और बिहेवियर के बेस पर। तो यह स्टोरी इंडिया के एक गांव की है जहां लो कास्ट गरीब बार्बर का बेटा चंदू रहता है और गांव के अपर कास्ट अमीर लोग कैसे उसे परेशान करते हैं। जब चंदू के फादर की डेथ हो जाती है और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर आ जाती है, तो अब चंदू इन अपर कास्ट अमीर लोगों से कैसे रिवेंज लेता है, उन्हें कैसे सबक सिखाता है, यही सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है लो कास्ट बार्बर का बेटा चंदू और उसका फ्रेंड नरेटर, जो कि इस स्टोरी को बता रहा है और वह अपर कास्ट से बिलोंग करता है। बट स्टोरी में कहीं भी नरेटर का नाम मेंशन नहीं किया गया है और वह चंदू की स्टोरी हमें बता रहा है। नरेटर कहता है कि मॉडर्न इंडिया को बनाने में जिन लोगों के नाम शामिल है उनमें चंदू का नाम भी शामिल किया जाना चाहिए। मॉडर्न इंडिया को बनाने का थोड़ा क्रेडिट उसे भी देना चाहिए क्योंकि उसने कई ऐसे काम किए हैं। तो चंदू ने कौन से काम किए हैं वो स्टोरी में नरेटर आगे बताता है। नरेटर कहता है कि मैं चंदू को तब से जानता हूँ जब वह फटे पुराने कपड़े पहनता है और हम दोनों गांव की छोटी छोटी गलियों में घुमा करते थे और वह मुझसे 6 महीने बड़ा था और मुझसे हर काम में आगे था। जैसे कि वह जहरीली मधुमक्खियों को आसानी से पकड़ लेता था और उनके काटने का भी चंदू पर कोई इफेक्ट नहीं होता था। बट जब भी मैं कभी गाँव के कुएं में जाता था तो वहाँ पर जो मधुमक्खियाँ होती थी वो मुझे काट लेती थी और इसके अलावा वह शानदार अच्छी अच्छी डिजाइंस के काइट्स भी बनाता था और वह उन्हें उड़ाते टाइम काफ़ी अच्छी तरह बैलेंस भी करता था। बट वह मैथ्स के सम्स यानी कि मैथ के सवाल करने में थोड़ा वीक था क्योंकि वह अपने फादर के काम में हेल्प भी किया करता था और स्कूल भी कभी कभी जाता था। बट वह पोएम्स पढ़ने में काफ़ी माहिर था। वह स्टोरी वाले लेसन्स को भी पोएम की तरह पढ़ता था। मेरे लिए वो एक जीनियस था और मैं उसे हमेशा फॉलो किया करता था। बट मेरी मदर चंदू से नफरत करती थी क्योंकि लो कास्ट से बिलोंग करने से उसे स्कूल में स्कॉलरशिप भी मिलती थी और मैं हाई कास्ट से बिलोंग करता था, इसलिए मुझे तो फीस देनी पड़ती थी। और इसके अलावा वह बोलती थी कि मुझे चंदू के साथ नहीं रहना चाहिए, मुझे अपने स्टेटस, कास्ट और हाई क्लास का ख्याल होना चाहिए, मुझे चंदू के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वह लो कास्ट नाई का बेटा है। बट कभी भी मैंने अपने बाप दादाओं से सुपरियोरिटी नहीं सीखी। मैं उन लोगों से ऊंची कास्ट का हूँ, उनसे बेहतर हूँ, ये सब मैंने उनसे कभी नहीं सीखे। मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी जब मेरी माँ मेरे माथे पर रेड तिलक लगाती थी और मुझे फॉर्मल कपड़े पहनने को देती थी। इसके अलावा मुझे सूट पहनने को देती थी जिन पर गोल्ड का काम भी किया हुआ था और सिल्क की टर्बन यानी कि पगड़ी भी मुझे पहनने को देती थी। बट मैं हमेशा से वे कपड़े पहनना चाहता था जो चंदू पहनता था और चंदू खाकी के शॉर्ट्स पहनता था जो कि उसे रिटायर्ड सूबेदार ने दिए थे और वह फटा पुराना कोट भी पहनता था जिसमें बटन्स लगे होते थे और वह एक कैप पहनता था जो कि हमारे गांव के लॉयर लाला हुकुमचंद का था। इसके साथ ही अपने पुराने कपड़े चंदू को दे दिया करते थे जिन्हें चंदू पहन लिया करता था और इसकी ये आज़ादी देखकर मुझे थोड़ा जेलस फील भी होता था जो चंदू को उसके फादर की प्लेग से डेथ होने के बाद मिली थी। और अब घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चंदू पर आ गई थी और वह डेली गांव के हाई क्लास लोगों के बाल काटने और दाढ़ी शेव करने के लिए जाता था और इन सब से फ्री होने के बाद वह घर आता और नहाने धोने के बाद वह हमारे गाँव के लॉयर लाला हुकुमचंद की गाड़ी के पीछे लटक कर शहर जाता था। बट मुझे तो स्कूल के लिए पैदल ही 3 मील जाना पड़ता था और वह हमेशा शहर से मेरे लिए गिफ्ट्स लाया करता था जैसे कि पेंट ब्रश, इंक, वाइट चौक, ये चीज़ें लाया करता था और वह शहर के बारे में नई नई चीज़ें मुझे बताता था जो कुछ भी वह शहर में देखता था। और चंदू को इंग्लिश स्टाइल के जो कपड़े थे वे उसे काफ़ी अट्रैक्ट करते थे जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, पुलिस और बाबू की जो ड्रेस होती थी वो उसे काफ़ी पसंद थी। तो चंदू शहर से वापस लाला हुकुमचंद की गाड़ी के पीछे लटक कर आता था। तो नरेटर कहता है कि चंदू ने मुझे बताया कि गांव के जो डेंटिस्ट है डॉक्टर कालन खान, वे सफ़ेद शर्ट, उस पर ब्लैक कोट और शानदार शूज पहनते हैं। साथ ही वे लेदर का एक बैग भी साथ में रखते हैं जिसमें उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड जरूरी सामान होते हैं। तो उसने मुझसे एक बार एडवाइस मांगी कि अगर मैं डॉक्टर कालन खान जैसे कपड़े पहनूंगा तो शानदार लगूंगा या नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ बट मैं लोगों के पिंपल्स और कट्स ठीक कर सकता हूँ जो कि मैंने अपने फादर से सीखा है।
तो मैंने कहा कि तुम वास्तव में उस ड्रेस में शानदार लगोगे, क्योंकि उसकी खुशी में ही मेरी खुशी थी और वह भी मुझे काफ़ी पसंद करता था। और एक दिन चंदू को सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद कोट, चमकदार शूज और लेदर का बैग पहने हुए देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई और वह सुबह जल्दी इन्हें पहनकर मुझे दिखाने के लिए आया था। तो मैंने कहा कि तुम एकदम शानदार लग रहे हो। और फिर चंदू उन कपड़ों को पहनकर गांव के जमींदार विजय चंद के घर के लिए रवाना हो गया और मेरा भी स्कूल के लिए अभी टाइम नहीं हुआ था, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। और रास्ते में चंदू गाय के गोबर, नाली के गंदे पानी को अवॉइड कर रहा था और हम हाई कास्ट जमींदार विजय चंद के घर के गेट पर पहुंच गए। तो वहां पर जमींदार का छोटा सा बेटा जोर जोर से तालियां बजाने लगा, जैसे कि वो चंदू के आने का वेलकम कर रहा हो। और अब जैसे ही जमींदार चंदू को डॉक्टर की ड्रेस, इंग्लिश स्टाइल के चमकदार शूज और लेदर का बैग पहने हुए देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह चंदू से कहता है कि गंदी नाले के कीड़े, तुमने ये कैसे कपड़े पहने और ये बैग तो गाय के मांस का लग रहा है। तुमने मेरा घर अशुद्ध कर दिया है और अब इसे गाय के गोबर से धोकर प्योरीफाई करना पड़ेगा। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ शैतान के बच्चे। और मुझे पता है कि तुम्हारा बाप मर गया है, इसलिए तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। और चंदू ने कहा कि लेकिन जमींदार साहब, मैं तो डॉक्टर के कपड़े पहने हुए हूँ। हाँ मुझे पता है गंदी नाले के कीड़े, अभी यहाँ से चले जाओ और तुम्हारे औकात के कपड़े पहन कर आओ। तुम नीच नाए के बेटे हो, तो नए वाले कपड़े पहन कर आओ और ऐसे कपड़े पहन कर दोबारा वापस यहाँ आए तो मैं तुम्हें कोड़े लगवाऊंगा। चंदू ने कहा लेकिन जमींदार साहब, उसने कहा निकल जाओ यहाँ से। और अब चंदू वापस आ गया और शर्म और गुस्से से उसका चेहरा लाल था। शर्म की वजह से उसने मेरी ओर भी नहीं देखा और रास्ते में साहूकार ने चंदू को देखा, उसने भी उसे भला बुरा कहना स्टार्ट कर दिया और उसने कहा तुम कितने गंदे लग रहे हो गंदी नाले के कीड़े, तुम्हें तो अपने बाप के मरने के बाद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान देना चाहिए, अपनी मदर का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तुमने ये कैसे बेकार कपड़े पहने हुए हैं। तुम घर जाओ और अपने कपड़े पहन कर आओ, तभी मैं तुम्हें अपने बाल काटने दूंगा। और तब चंदू को काफ़ी बुरा लगा और शायद वो मुझे भी गलत समझने लगा था, क्योंकि मैं भी जमींदार और शाहूकार की तरह ही हाई कास्ट से बिलोंग करता था। और अब चंदू तेज स्पीड से घर की ओर भागा। मैंने पीछे से उससे कहा तुम पंडित परमानंद के पास जाओ और उनसे पूछो तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं है, अनक्लीन नहीं है। और तभी जमींदार के घर से पंडित परमानंद निकलते हैं और मुझे देखकर बोलते हैं कि तो अच्छा तुम भी उस नीच लड़के के साथ हो। और वे शायद जमींदार के घर को प्योरीफाई करने के लिए आए थे, क्योंकि चंदू उनके घर लेदर का बैग लेकर आ गया था। पंडित परमानंद बोलते हैं कि तुम लड़कों को स्कूल की एजुकेशन ने बिगाड़ दिया है। वे नरेटर से कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो अच्छे कपड़े पहनना ठीक है, क्योंकि तुम बड़े होकर अच्छे पढ़े लिखे इंसान बनोगे और तुम तो हाई कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम तो ये सब करने के हकदार भी हो। लेकिन ये नीच ना आएगा बेटा, इसे ये चीज़ें शोभा नहीं देती, ये हमारे बालों और दाढ़ी को टच कर लेता है, वही इसके लिए बहुत है, वरना ये तो हमें टच भी नहीं कर सकता। ये सब चंदू सुन लेता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखता और अपनी तेज स्पीड से भागता है, जैसे कि उसे कोई अदर इम्पोर्टेंट काम हो। और मुझे मेरी माँ स्कूल के लिए बुला लेती है। मेरा स्कूल जाने का मन तो नहीं करता, बट मैं मना भी नहीं कर सकता, वरना वो बोलेंगी कि तुम्हें चंदू ने बिगाड़ दिया है। और इसलिए मैं बिना कुछ कहे स्कूल चला गया और स्कूल में पूरे टाइम में उस सुबह के इंसिडेंट के बारे में सोचता रहा। और फिर शाम को चंदू के घर गया, जहाँ मुझे उसकी बूढ़ी माँ मिली, जो कि हाई कास्ट की लेडीज़ के तानों को सुनने से काफ़ी चिड़चिड़ी हो चुकी थी। मैंने उनसे पूछा चंदू कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम चंदू के फ्रेंड हो, तो तुम भी उन हाई कास्ट लोगों की तरह ही पाखंडी हो। तब मैंने कहा चंदू कहाँ है माँ। तब उनके बोलने के लहजे में कुछ नरमी आई और उन्होंने बोला वह तो शहर गया है बेटा, उसने शहर में लोगों के बाल काटकर और दाढ़ी शेव करके कुछ पैसे कमाए हैं और अब वो उनसे क्या करने वाला है मुझे नहीं पता। और पता नहीं वो उसके फादर के जो क्लाइंट्स हैं उन्हें परेशान कर रहा है या नहीं, क्योंकि वह कभी कभी ऐसी फ़नी चीज़ें कर देता है। वह तो बच्चा है, उन लोगों को उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम जाओ बेटा और खेलो, जब चंदू आ जाएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगी, वह भी अभी आता ही होगा। नरेटर कहता है कि हम जब भी मिलते थे तो एक दूसरे के घर के पास आकर सीटी बजाते थे, क्योंकि गांव के बड़े जो हाई कास्ट लोग थे वे हमें एक साथ नहीं देखना चाहते थे। तो जब भी चंदू आता है तो वह सीटी बजाता है और उसके सीटी बजाने पर जब मैं गया तो उसने कहा कि आज तुम मुझे बाज़ार में मिलना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो मैं बाज़ार में मिले तो उसने कहा कि शहर में कोर्ट के बाहर लोगों के बाल काट कर उसे 1 रुपया मिला है
और अब वो एक लड़के से 5 रुपए में एक जापानी साइकिल भी खरीदेगा। फिर हम उसे चलाना सीखेंगे और फिर मैं उस डेंटिस्ट की ड्रेस पहनकर वापस साइकिल पर बैठकर शहर जाऊंगा। उसने यह भी बताया कि अब वो इन लोगों के बाल काटने इनके घर नहीं जाएगा, या तो वे खुद इसके पास आएंगे या फिर वह इनके खिलाफ स्ट्राइक पर जाएगा। यह सब सुनकर मैं काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि उसकी खुशी में ही मेरी खुशी थी। और अब वो मुझे शायद साइकिल से मेरे स्कूल में छोड़ देगा और वह साइकिल मुझे भी चलाने को मिलेगी। मैंने देखा कि चंदू ने कैसे नेगोशिएशन करके वह साइकिल खरीदी, जो कि यह बताता है कि वो भले ही बच्चा था बट वो बड़े लोगों की तरह इंटेलिजेंट भी था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके वह साइकिल खरीदी। उसने मुझसे कहा कि तुम 1-2 दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ जिससे सुनकर तुम काफ़ी हंसोगे जितना कि तुम अभी तक नहीं हंसे होंगे। उसके एक्साइटमेंट को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा कि नहीं, तुम मुझे अभी बताओ, प्लीज़ बताओ ना। उसने कहा कि तुम थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, फिलहाल तो मुझे साइकिल चलानी है। वो जैसे ही साइकिल चला रहा था, मैंने उससे कहा कि ऐसे नहीं चलाते। तब उसने कहा कि तुम सिर्फ साइकिल को पीछे से पकड़ो और मैं इसे चलाऊंगा। लेकिन साइकिल को देखने के चक्कर में मैंने इसे टाइटली नहीं पकड़ा और वह साइकिल से गिर गया। तभी पास में बैठे हुए किसान, साहूकार, जमींदार उसे गिरा हुआ देखकर हंसने लगे और उनमें से एक साहूकार ने कहा कि अच्छा हुआ गिर गया, इसकी हड्डियाँ टूट जानी चाहिए थी, इसे तो मर जाना चाहिए था। यह सुनकर वह शर्म से भर गया और उसने गर्दन झुका ली और उसने मुझसे कहा, बेवकूफ़, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें साइकिल को टाइटली पकड़ना चाहिए था। फिर हमने दोबारा साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया और इस बार मैंने साइकिल को टाइटली पकड़ा और चंदू ने इस बार काफ़ी अच्छा बैलेंस बना लिया और मैं भी उसके पीछे दौड़ता हुआ गया। और ऐसा करते हुए हम करीब 1 मील दूर चले गए और फाइनली वो साइकिल चलाना सीख गया। और नेक्स्ट डे मैं अपने आंट के घर चला गया और फिर दूसरे दिन चंदू ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जो हंसने वाली बात बताने वाला था वह यह है कि इस दीवार के पीछे देखो, जहाँ गांव के किसान, जमींदार, साहूकार बैठे हुए हैं और उस जमींदार की तो लंबी सफ़ेद सी गंदी दाढ़ी है जैसे कि कोई जानवर है। और ये सुनकर मैं ज़ोर से हंसा। उसने मुझसे कहा कि तुम उस जमींदार की तरफ देखकर ज़ोर से बीवर यानी कि ऊद बिलाओ, चिल्लाओ और वह चिढ़ जाएगा। ये बीवर एक एनिमल होता है जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं और तुम तो हाई कास्ट से बिलोंग करते हो, तो तुमसे तो वो कुछ भी नहीं कहेगा। और फिर मैंने ठीक ऐसा ही किया और यह देखकर वहाँ बैठे किसान भी हंसने लगे, क्योंकि वह भी जानवर की तरह ही लग रहा था उसकी बड़ी सी दाढ़ी में। और यह देखकर वहाँ बैठे एक साहूकार ने कहा, शैतान बच्चे, पकड़ो इसे, ये चंदू और इसकी दोनों की मिली भगत है। बट वे हमें नहीं पकड़ सके, हम वहाँ से भाग गए। और यह जो अफवाह थी कि चंदू नाई का बेटा है वह स्ट्राइक पर है और वह इन रूढ़िवादी कट्टर लोगों के बाल नहीं काट रहा है, ये पूरे गांव में फैल गई और जमींदार, साहूकार, रूढ़िवादी लोग उससे बाल नहीं कटवा रहे हैं। और एक जमींदार की वाइफ ने तो उससे कहा कि अगर तुमने ये दाढ़ी नहीं कटवाई तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी या फिर तुमसे ज़्यादा यंग दिखने वाले किसी आदमी के साथ भाग जाऊंगी। चंदू ने शहर में काम करके कुछ पैसे जमा कर लिए थे और अब वह गांव के रूढ़िवादी कट्टर जमींदार और साहूकार लोगों को चंदू पर काफ़ी गुस्सा आने लगा था। उन्होंने चंदू को धमकी दी कि अगर तुम ऐसे ही स्ट्राइक पर रहोगे तो हम तुम्हें पुलिस को दे देंगे। उन्होंने चंदू की माँ को भी काफ़ी परेशान किया, बट उसकी मदर ने कहा कि मेरा बेटा जो कुछ भी कर रहा है वह सब सही है। तब गांव वाले, इन हाई कास्ट के लोगों ने सोचा कि अब हम क्या करें, कुछ तो करना होगा। तो उन्होंने सोचा कि वह पास के गांव वर्का के बार्बर को बुलाएंगे और हम उसे एक आना देंगे, क्योंकि चंदू को तो हम 2 पैसे देते हैं और एक आने में तो वर्का का बार्बर भी आसानी से आ जाएगा। लेकिन चंदू को पता था कि गाँव के लोग ऐसा ही कुछ करेंगे और वह किसी अदर बार्बर को बुला लेंगे। तो उसने पहले ही शहर में एक दुकान देख रखी थी जहां वह अपने कज़न की पार्टनरशिप में काम करना चाहता था और उसका कज़न वही बार्बर था जिसे गांव के बड़े बूढ़े जमींदार, साहूकार लोगों ने बुलाया था। तो चंदू के कहने पर यह भी गांव जाने के लिए मना कर देता है और शहर में इन दुकानों का हेड था दोनों, जो भी चंदू का पार्टनर था। तो ये तीनों शहर में पार्टनरशिप में दुकान चलाते थे और ये एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें चंदू, उसका कजिन, बाजार का हेड दोनों और कई सारे बार्बर शामिल होते हैं। और इस मीटिंग में यह बात कही जाती है कि कहाँ तक हम इन हाई कास्ट रूढ़िवादी लोगों के घरों में जाकर बाल काटेंगे और दाढ़ी शेव करेंगे, ये बेइज्जती की ज़िंदगी जिएंगे और अब हम में से कोई भी इनके घरों में बाल काटने नहीं जाएगा, ये खुद हमारे पास आएंगे। और सभी इस बात से एग्री भी हुए। इन सभी ने मिलकर एक यूनियन तैयार की जिसका नाम था द बार्बर्स ट्रेड यूनियन और इन्होंने एक बड़ी सी शॉप खोली
जिसमें सभी ने मिलजुल कर काम करना स्टार्ट कर दिया और इस शॉप का नाम रखा गया राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सैलून। तो हमने देखा कि चंदू ने एक पॉजिटिव वे में इन रूढ़िवादी लोगों को सबक सिखाया जो कि हाई कास्ट और लो कास्ट को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके लिए कास्ट ही सब कुछ है, उन्हें इंसान की वैल्यूज़ कैरेक्टर और बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है। बट नरेटर चंदू को उसकी वैल्यूज़ कैरेक्टर टैलेंट और बिहेवियर के बेस पर पसंद करता था, वह कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करता था। तो स्टोरी में यही बताया गया है कि हमें भी लोगों को कभी भी उसकी कास्ट के बेस पर जज नहीं करना चाहिए, लो कास्ट लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यह है मुल्क राज आनंद की शॉर्ट स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। और कैसी लगी आपको यह स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।